देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, जो जानकारी आ रही है उस जानकारी के हिसाब से हेमंत कैबिनेट का विस्तार दिसंबर के पहले सप्ताह में हो जाएगा। यानी आप ये मान के चलिए, जो पुख्ता जानकारी आई है कि हेमंत सोरेन जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें अपने फुल कैबिनेट के साथ विधानसभा सत्र में जाएंगे और इसको लेकर के लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये है कि हेमंत कैबिनेट में युवाओं की भरमार रहेगी, यानी युवा चेहरे आपको ज्यादा दिखाई देंगे। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आ रही है कि हेमंत कैबिनेट में इस बार आधे से ज्यादा नए चेहरे दिखाई दे सकते हैं। आधे से ज्यादा यानी मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री होने, 12 मंत्री के पद हैं, एक मुख्यमंत्री का और 11 मंत्रियों का, जिसमें से 6 सीटें, 6 बर्थ जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कोटे में है, 4 बर्थ जो है वो कांग्रेस के कोटे में है और 1 बर्थ आरजेडी के कोटे में है। माले ने साफ तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार कर दिया है और ये कहा गया, जो जानकारी जो खबरें छपी हैं, कि दीपांकर भट्टाचार्य जो माले के महासचिव हैं, उन्होंने कहा है कि जब 10-12 सीटें आएंगी तब जाकर के वो मंत्रिमंडल में शामिल होने का विचार करेंगे। जाहिर है कि माले जो है सो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो दृश्य बन रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे 6-4-1 का, 6:4:1 का फॉर्मूला तय हो रहा है। मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही है, 6 मंत्री होंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के और इसके अलावा 4 कांग्रेस पार्टी के मंत्री होंगे और 1 आरजेडी कोटे के मंत्री होंगे। नए चेहरों में जो बातें सामने आ रही हैं वो आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य भी लगेगा, चौंक भी जाएंगे। वैसे आप ये मान के चलिए कि सबसे ज्यादा मंत्रियों की संख्या संथाल परगना प्रमंडल से होगी। अगर देखा जाएगा तो 12 में से 6 मंत्री संथाल परगना प्रमंडल से हो सकते हैं, 2 मंत्री कोल्हान प्रमंडल से होंगे और 1 मंत्री उत्तरी छोटा नागपुर से और 1 दक्षिणी छोटा नागपुर से होने की बातें कही जा रही है। इसमें जो दिखाया जा रहा है, जो जानकारी आ रही है कि प्रमंडलवार भी जो है स्थिति को, प्रमंडलवार भी सब जगह से मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में सभी प्रमंडल से लोगों को जगह मिले, इस पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी विचार हो रहा है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा से संथाल परगना प्रमंडल में ज्यादा मंत्री होते हैं तो उसमें जो है सो किसी तरह से कटौती करके जो है वो वहां पर कांग्रेस पार्टी कटौती करे या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कटौती कर सकती है। अब तक जो नाम सबसे ज्यादा तेजी के साथ नए चेहरे में शामिल हो रहे हैं उसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें अनूप सिंह का नाम है, शिल्पी नेहा तिर्की का नाम है, नमन विकसल कोंगारी का नाम आ रहा है सामने, राजेश कच्छप का नाम सामने आ रहा है, सुरेश बैठा का भी जो पहली मर्तबा चुनाव जीते हैं उनका भी नाम आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि सुरेश बैठा ने भाजपा के वर्चस्व को इस बार समाप्त किया है कांके विधानसभा सीट पर, इसलिए उनका भी नाम सामने आ रहा है। वैसे ही अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में देखेंगे तो मथुरा प्रसाद महतो पहले मंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार योगेंद्र प्रसाद भी उनके रास्ता में रोड़ा बने हुए हैं। उसी तरह से अगर आप देखेंगे चुन्ना सिंह झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस बार जीत कर आए हैं। चुन्ना सिंह का राजनीतिक कैरियर कांग्रेस पार्टी से शुरू हुआ था, उसके बाद वो आरजेडी में भी शामिल हुए थे, आरजेडी से ही विधायक चुने गए थे, फिर उन्होंने भाजपा में शामिल हुए थे। उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे तो वो फिर इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होकर चुनाव लड़े हैं और चुनाव जीते हैं। कहा यह जा रहा है कि सवर्ण वोटरों को, जो सवर्ण वोट झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी मिला है, उसके हिसाब से चुन्ना सिंह की दावेदारी बन रही है और कोई बड़ी बात नहीं कि चुन्ना सिंह एक नया चेहरा जो है वो कैबिनेट, हेमंत कैबिनेट में आपको दिखाई दे। आरजेडी कोटे से 3 नामों पर चर्चा चल रही थी, सुरेश पासवान, संजय प्रसाद यादव और संजय सिंह यादव। अब जो जानकारी आ रही है कि 2 यादवों की लड़ाई में कहीं सुरेश पासवान शेड्यूल कास्ट से आते हैं, सुरेश पासवान कहीं फिर से मंत्रिमंडल में शामिल ना हो जाए, उनको जगह ना मिल जाए, लेकिन अब तक इस पर क्लियर नहीं हो पाया है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और उसके बाद
जो जानकारी मिली है, मंत्रिमंडल विस्तार पर केशव महतो कमलेश के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है। केशव महतो कमलेश मुख्यमंत्री से मिलने के बाद दिल्ली रवाना हो गए हैं और दिल्ली में वो आला कमान के साथ मंत्रियों के नाम पर चर्चा करेंगे। इस बीच आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों की लॉबिंग लगातार दिल्ली में जारी है। कई विधायक दिल्ली में जमे हुए हैं, कुछ केसी वेणुगोपाल से मिल रहे हैं, तो कुछ लगे हुए हैं कि उनको राहुल गांधी से मिलने का समय मिल जाए। हालांकि लोकसभा का सत्र चल रहा है अभी, तो इसमें हो सकता है कि जो सोमवार को फिर से सत्र शुरू होगी, अभी शनिवार रविवार बंद है, तो सोमवार को जो है सो कुछ नेता जो है, कुछ विधायक जो हैं वो राहुल गांधी से मिलने का प्रयास लोकसभा में भी करें। ये सारी चीजें चल रही है, लगातार चल रही है। लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो हेमंत कैबिनेट के विस्तार में सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस पार्टी को लेकर के हो रही है। कांग्रेस पार्टी में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है। सभी मंत्री बनना चाहते हैं। 16 विधायकों में से 14 विधायक मंत्री बनने की फहरिस्त में है। हालांकि जो जानकारी सामने आई है, अब तक इरफान अंसारी का नाम अल्पसंख्यक कोटे से लगभग फाइनल हो चुका है। मंत्री बनने के रेस में फिर से एक मर्तबा दीपिका पांडे सिंह भी हैं। इसके अलावा प्रदीप यादव भी लगे हुए हैं कि उनको भी मंत्री बनाया जाए सीनियरिटी के हिसाब से। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये भी चर्चा हो रही है कि वो कांग्रेस पार्टी से भले ही वो सीनियर विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से पहली मर्तबा चुनाव जीत करके आए हैं। ये चीजें भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जो बरामदा कमेटी जो कांग्रेस पार्टी का है, उसमें लगातार इस तरह की चर्चाएं होती रहती है। आप कांग्रेस मुख्यालय जाएंगे तो वहां पर एक बरामदा कमेटी हमेशा आपको 365 दिन मिलेंगे। आपको बरामदा कमेटी में लगातार ये चर्चा होते रहती है। वहां पर ये चर्चा का बाजार बना हुआ था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो संथाल परगना से अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से जो नाम आगे चल रहे हैं, उसमें लुइस मरांडी, हफीजुल हसन अंसारी, चुन्ना सिंह, हेमलाल मुर्मू के नाम सामने आ रहे हैं। अब इनमें से किनको किनको मौका मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। आरजेडी कोटे से अगर संथाल परगना में देखेंगे तो सुरेश पासवान और संजय प्रसाद यादव का नाम आगे आ रहा है। कांग्रेस कोटे से देखेंगे तो उसमें इरफान अंसारी, दीपिका पांडे सिंह और प्रदीप यादव, इन तीनों के नाम संथाल परगना प्रमंडल से आ रहे हैं। कोल्हान प्रमंडल में किसी भी तरह की जिच नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि कोल्हान प्रमंडल से जो चीजें हैं उसमें 2 मंत्री पद कोल्हान प्रमंडल को मिलने जा रहा है, जिसमें दीपक बिरुआ और रामदास सोरेन का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा है। दीपक बिरुआ झारखंड आंदोलन के समय से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए हैं और इसके बाद जिस तरह से जोबा मांझी को टिकट मिला था, उनको लोकसभा का टिकट मिला था, उसके बाद दीपक बिरुआ को कमान दी गई थी मंत्रिमंडल में शामिल करके, चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल में शामिल करके कोल्हान प्रमंडल के लिए। तो विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और इसके बाद जो है सो एक पढ़े लिखे युवा हैं और उनको मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं आपको याद होगा कि 20 अगस्त को जब चंपाई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को बाय बाय कर दिया, तो इसके बाद हेमंत सोरेन ने रामदास सोरेन पर भरोसा जताया था, संथाल आदिवासी पर भरोसा जताया था और उस भरोसे पर रामदास सोरेन भी खड़े उतरे हैं। हालांकि रामदास सोरेन अपनी सीट तो निकाल लिए, लेकिन उन्होंने अपनी सीट पर भी चंपाई सोरेन के पुत्र को हराया है, तो ये बड़ी बात है। और रामदास सोरेन का भी मंत्री बनना लगभग तय मान के चलिए, या तय ही समझिए कि रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ का मंत्री बनना तय है। रही बात पलामू प्रमंडल की, तो पलामू प्रमंडल में अगर आप देखेंगे तो आरजेडी के 2 विधायक जीत कर आए हैं। एक विश्रामपुर से नए जीत करके आए हैं, उनका तो आरजेडी कोटे से मंत्रिमंडल में नाम भी नहीं चल रहा है। संजय सिंह यादव जो हुसैनाबाद से फिर से जीतकर चुनाव आए हुए हैं, तो संजय सिंह यादव आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो भी लगे हुए हैं कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए। तो आरजेडी कोटे से अगर संजय प्रसाद यादव को जगह मिलती है तो पलामू प्रमंडल से अन्य पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि मिथिलेश ठाकुर और बैजनाथ राम 2 मंत्री पलामू प्रमंडल से पिछली सरकार में थे और ये दोनों ही चुनाव हार चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो जानकारी आ रही है कि अनंत प्रताप देव जो चुनाव जीत कर आए हैं, भानु प्रताप शाही को चुनाव हराए हैं। तो अनंत प्रताप देव, हालांकि उन्होंने मुलाकात भी की अपने परिवार के साथ जाकर के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उन्होंने शुक्रवार को मुलाकात की थी। और इसके बाद जो चर्चा का बाजार है कि फॉरवर्ड कोटे से हो सकता है कि अनंत प्रताप देव को मौका मिल सकता है मंत्रिमंडल में, लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ है, क्योंकि फॉरवर्ड कोटे से अगर चुन्ना सिंह का नाम झारखंड मुक्ति मोर्चा में फाइनल हो जाता है तो फिर अनंत प्रताप देव का नाम पीछे रह जाएगा, क्योंकि चुन्ना सिंह काफ़ी सीनियर एमएलए है
और इसके बाद उन्होंने जो है सो वहाँ पर 2 टर्म से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा को वो सीट नहीं मिल रही थी, शशांक शेखर भोक्ता लगातार 2 मर्तबा से रणधीर सिंह से चुनाव हार रहे थे। इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुन्ना सिंह को पार्टी में लाया और टिकट दिया, और टिकट देने के बाद जो है सो चुन्ना सिंह हेमंत सोरेन के जो सोच थी उस पर खड़े उतरे हैं। तो इस स्थिति में चुन्ना सिंह का मंत्रिमंडल में शामिल होना जो है सो बातें सामने आ रही है वो होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में अगर आप देखेंगे तो राधाकृष्ण किशोर वहां से छतरपुर से चुनाव जीत कर आए हुए हैं, रामचंद्र सिंह मनिका से चुनाव जीत करके आए हुए हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो राधाकृष्ण किशोर की भी राजनीतिक शुरुआत हुई थी कांग्रेस पार्टी से ही, फिर वो बीच में जदयू चले गए थे, जदयू के बाद वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे, फिर उसके बाद उन्होंने आरजेडी का दामन थामा था और अब वो फिर जो है सो कांग्रेस पार्टी में आए हैं, चुनाव जीते हैं, भले ही कम मार्जिन से चुनाव जीते हैं लेकिन चुनाव जीते हैं, उनका भी नाम चल रहा है। और रामचंद्र सिंह पिछले मर्तबा ही आरजेडी छोड़ करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और उनकी भी दावेदारी बन रही है, क्योंकि उनका कांग्रेस के टिकट पर दूसरा टर्म हो रहा है और वैसे चौथे टर्म के वो विधायक होते हैं, तो रामचंद्र सिंह का भी नाम सामने आ रहा है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अगर हम बात करते हैं तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अगर ट्राइबल सीटों की बात की जाए तो ट्राइबल सीटों में इंडिया गठबंधन को सभी की सभी ट्राइबल सीटें इस बार जो है दक्षिणी छोटा नागपुर की वो इंडिया गठबंधन के खाते में आई है, जिसमें कांग्रेस के भी कई सीट हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी सीट हैं। इस बीच जो जानकारी आ रही है कि शिल्पी नेहा तिर्की के पिताजी बंधु तिर्की जो है वो लगातार अपनी पुत्री के लिए लॉबिंग कर रहे हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। मीडिया में जो शिल्पी नेहा तिर्की का बयान आ रहा था उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, पढ़े लिखे युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनका विजन जो होता है वो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस तरह की बातें सामने आ रही है। इस बीच सुबोध कांत सहाय जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो भी बता देना आवश्यक समझता हूं कि सुबोध कांत सहाय ने जो बयान दिया है उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि युवाओं और सीनियरों का समन्वय बना करके और क्षेत्रवार समन्वय बना करके मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी संथाल परगना में अगर है तो संथाल परगना में केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा, संथाल परगना या कोल्हान, मतलब उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो गठबंधन के सभी सहयोगी हैं उनको बैठ करके ऐसा तय करना चाहिए ताकि सभी प्रमंडलों का समन्वय जो है सो बने मंत्रिमंडल में, सभी प्रमंडल से लोग आए। इसमें पार्टी नहीं देख करके गठबंधन को देखना चाहिए और ताकि एक नया स्वरूप हो, क्योंकि पूरे हर जगह पर कोई भी ऐसा प्रमंडल नहीं है जहां पर कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में मतदाताओं ने वोट नहीं दिया है, तो उस जगह मिलनी चाहिए, जगह मंत्रिमंडल में मिलनी चाहिए। वहीं नमन विक्सल कोंगारी का भी नाम सामने आ रहा है। राजेश कश्यप भी दूसरी मर्तबा चुनाव जीते हैं, उनका भी नाम कांग्रेस कोटे से आ रहा है। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से ना तो भूषण तिर्की का नाम और ना ही अन्य किसी विधायक का नाम मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल से आ रहा है। शेड्यूल कास्ट के सुरेश बैठा चुनाव जीते हैं कांके से। वो लगभग आप समझें 4 दशक का जो रिकॉर्ड था भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से कांके विधानसभा सीट से नहीं हारने का, उसको उन्होंने वहां पर जो है सो सीट कांग्रेस कोटे में डलवा करके एक रिकॉर्ड कायम किया है। तो ऐसे में सुरेश बैठा के नाम की भी चर्चा हो रही है मंत्रिमंडल में। उत्तरी छोटा नागपुर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में अनूप सिंह का नाम कांग्रेस पार्टी में जोरों पर आ रहा है कि अनूप सिंह को कांग्रेस पार्टी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है। और जो बातें सामने आ रही है कि सवर्ण कोटे से अनूप सिंह को मौका मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर देखें झारखंड मुक्ति मोर्चा में तो अगर आप देखेंगे तो कुर्मी वोटरों का जो कुर्मी वोटरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा या इंडिया गठबंधन के पक्ष में करने में जो है तो महत्वपूर्ण योगदान मथुरा प्रसाद महतो का लगातार रहा है, योगेंद्र प्रसाद का भी रहा है। मथुरा प्रसाद महतो सीनियर हैं, चौथा टर्म है उनका, योगेंद्र प्रसाद का दूसरा टर्म है। लेकिन योगेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी हैं। ऐसे में जो है सो मथुरा की राह में योगेंद्र प्रसाद रोड़ा बनते दिख रहे हैं। लेकिन चर्चा ये है कि मथुरा प्रसाद महतो को जो है सो फिर से एक बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो ये एक पूरे तौर पर जो मंत्रिमंडल का खाका है वो मैंने आपके समक्ष रखा है। और बनने तो हैं 11 ही मंत्री और 1 अनार 100 बीमार वाली कहावत तो सभी जगह है।
अब इसमें देखना है कि कैसे समन्वय स्थापित करती है कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों के बीच में, कैसे स्थापित करता है झारखंड मुक्ति मोर्चा समन्वय अपने विधायकों के बीच में, और कैसे आरजेडी का समन्वय होता है। हालांकि आरजेडी में जो फैसला होगा वो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव फैसला लेंगे, उस पर किसी तरह का इफ बट नहीं है। जिसके भी नाम की घोषणा वो करेंगे, जिसका नाम भेजेंगे, उसमें किसी को एतराज नहीं होगा, क्योंकि लगातार ये देखा गया, भले ही आरजेडी के बारे में जो कहा जाए, मैं जो राजनीतिक अनुभव है मेरा, जो अलग राज्य बनने के बाद से जिस तरह से स्थिति बनी थी, उस समय सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता था। जब सरकार गिरने और बचाने की बात होती थी तो आरजेडी सबसे सॉफ्ट कॉर्नर होता था, और कई थैले शाहों को भी मुंह की खानी पड़ी थी। आरजेडी उस समय भी जो है सो टूटा नहीं था। कभी भी आरजेडी को कोई भी राजनीतिक दल सत्ता बनाने के लिए तोड़ नहीं सकी थी, और उसमें सफलता उसे हासिल नहीं हुई थी। आपको याद होगा कि बाबूलाल मरांडी की जब सरकार गिर रही थी 2002 में, तो उस समय जो है सो स्थिति 2003 में उस समय जो स्थिति बन रही थी, उसमें आरजेडी के विधायकों को खरीद फरोख्त की बात सामने आ रही थी, आरजेडी विधायकों को तोड़ने की बातें सामने आ रही थी। लेकिन उस समय आरजेडी के 9 विधायक थे, इसके बाद भी आरजेडी के विधायक टूटे नहीं थे, अडिग रहे थे, और वो सिलसिला लगातार उनका जारी रहा। बीच में समर्थन भी दिया था मधु कोरा की सरकार को, तो बाहर से ही समर्थन दिया था, मंत्रिमंडल में आरजेडी शामिल नहीं हुआ था। हेमंत सोरेन की पहली सरकार में, जब 2013 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, उस समय आरजेडी मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। अन्नपूर्णा देवी और सुरेश पासवान उस समय आरजेडी कोटे से मंत्री बने थे। इसके बाद दूसरा हेमंत पार्ट 2 जब शुरू हुआ था, जो 2019 में बहुमत आई थी यूपीए गठबंधन को, तात्कालिक यूपीए गठबंधन जो अभी इंडिया गठबंधन है, तो उस समय एकमात्र विधायक सत्यानंद भोक्ता जीतकर चुनाव आए थे, उनको हेमंत कैबिनेट में जगह मिली थी। बाद में जब हेमंत सोरेन जेल गए, चंपाई सोरेन की सरकार बनी, तो उस समय भी सत्यानंद भोक्ता मंत्री थे। और इस बार जो 2024 का चुनाव हुआ, उसमें आरजेडी के 4 विधायक जीत करके आए हैं, और ऐसे में 4 में से 1 विधायक को मंत्री बनना है, जो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव तय करेंगे, वही रहेगा। इसमें किसी तरह का जो है सो कोई भी मनमुटाव की बातें सामने नहीं आ रही है। लेकिन सबसे ज्यादा किचकिच अगर कहीं देखा जा रहा है, वो कांग्रेस पार्टी के भीतर है। सभी के सभी 16 में से 14 विधायक चाहते हैं मंत्रिमंडल में जगह उनको मिले, और ये लाजमी भी है। लगातार अगर देखा जा रहा है, तब रामगढ़ से जो ममता देवी दोबारा चुनाव जीत कर आई हैं, वो भी मंत्री बनना चाहती हैं, उनकी भी लॉबिंग दिल्ली में चल रही है। दीपिका पांडे सिंह की लॉबिंग दिल्ली में चल रही है। प्रदीप यादव भी अपने हिसाब से सेटिंग गेटिंग कर रहे हैं। यानी जो जो विधायक हैं, सभी अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं कि मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल जाए। अब देखना यह है कि कांग्रेस आला कमान किनके नाम की को तय करता है। हालांकि जो जानकारी आ रही है, उसमें इरफान अंसारी का नाम लगभग फाइनल है। अब रामेश्वर उरांव, दक्षिणी छोटा नागपुर से रामेश्वर उरांव फिर से रिपीट करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर विधायक दल का नेता जिसको बनाया जाएगा कांग्रेस पार्टी में, उसको इस बार मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो सीनियरिटी के हिसाब से रामेश्वर उरांव को जो है सो विधायक दल का नेता अगर बना दिया जाता है, तो फिर मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए उनको दिक्कत होती है। ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हेमंत सोरेन जो इस बार विधानसभा का सत्र, पहला जो 6ठे विधानसभा का पहला सत्र होने जा रहा है, इस सत्र में वो अपने फुल कैबिनेट के साथ हाउस में दिखेंगे, और पूरी कैबिनेट के साथ वो सदन के भीतर जाएंगे। और पहले दिन, जैसा कि मैंने बताया, कल राज्यपाल ने भी, राजभवन से भी अधिसूचना जारी होगी विधानसभा सत्र को लेकर, और इसमें जो 9 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, 6ठे झारखंड विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 9 तारीख से हो रही है, जिसमें पहले दिन सभी विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन अगर कुछ विधायक बचते हैं तो फिर उनको शपथ दिलाई जाएगी, नहीं तो स्पीकर का चुनाव होगा। तीसरे दिन जो है तो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, राज्यपाल सदन को संबोधित करेंगे, और उसके बाद द्वितीय अनुपूरक बजट सदन में पेश किया जाएगा, और 12 तारीख को जो है सो अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। और चूंकि अनुपूरक बजट जो है सो वित्त विधेयक है, तो उसी में जो है सो बहुमत भी साबित होने की बात क्लियर हो जाएगी, सरकार के साथ बहुमत है या नहीं है। तो ये सारे चीजें हैं। अब आगे देखना है कि कितने तारीख को तय होता है, डेट कितने तारीख को होता है, लेकिन ये मान के चलिए आप कि 5 तारीख तक जो है सो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।